आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञानसुता सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल पर आज हम निबंध लेखन के बारे में समझेंगे। मैं डॉक्टर रमेश चंद मीना, सह-आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आपको समसामयिक विषय पर निबंध लेखन कैसे करें पर विशेष तौर से जितना संभव होगा ये बताने का प्रयास करूंगा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में निबंध लेखन एक ऐसा विषय होता है जो अक्सर बीए, एमए प्रतियोगी परीक्षा तक यह विषय आता है और इसको लिखने में महारत हासिल करनी जरूरी होती है। ये प्रतियोगिता का दौर है। आपको किसी भी चीज में सामने वाले प्रतियोगी से 20 होना होता है। ये 19-20 का आंकड़ा बड़ा संकटकारी है। प्रतिस्पर्धा है, इसमें ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आपको 20 होना होता है। 19 रहने का मतलब यह है कि आप दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो समसामयिक विषय पर निबंध लेखन करना ही होता है। कोई भी विषय आ सकता है। जो जिस वर्ष का बर्निंग विषय होता है वो निबंध लिखने के लिए दे दिया जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर कैसे लिखें। तो आप बेहतर लिख सकते हैं बशर्ते कि आप किसी भी चीज की मेथोडोलॉजी को समझें। मेथोडोलॉजी यानी हर कला के पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं और सिद्धांत ही काम नहीं करते बल्कि अभ्यास होता है। आप लगातार अगर अभ्यास करेंगे, लगातार अध्ययनरत रहेंगे, लगातार कलम चलाएंगे, लगातार चिंतन करेंगे तो आप महारत हासिल कर सकते हैं। यानी साहित्य की एक विधा है निबंध। साहित्य की कोई सी भी विधा कला कहलाती है। ये कला वर्ग में एक महत्वपूर्ण विधा है। इस विधा में आप एक दिन में, एक वर्ष में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सतत अध्ययनरत रहना, सतत लेखन करना, तब जाकर के आप इसमें महारत हासिल करेंगे। तो ये समझिए कि आप भी जानते हैं कि निबंध गाय का निबंध हुआ करता था और आप बचपन से लिखते आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अर्जित करते हुए भी आपको शिक्षक सबसे पहले जो सबसे सीधा निबंध बताते हैं, गाय का निबंध लिखिए। आगे चल करके आप गाय का निबंध लिख सकते हैं, लेकिन उस निबंध से अलग होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, हम चलते हैं निबंध अर्थ और परिभाषा। निबंध के तत्व प्रकार, निबंध लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां या आप किन किन बातों का ध्यान रखें कि जिससे आप निबंध लेखन में कलाकार हो सके। यानी निबंध लेखन एक कला है और कलाकार होना साधना है। निबंध में भाषा, शब्द और विषय पर पकड़ होनी चाहिए। निबंध लेख और लेखक का संबंध अंतः संबंध होता है। यानी लेखक का व्यक्तित्व उसमें उभर करके आता है। लेखक क्या है, यानी जो लिख रहा है निबंध, यानी निबंधकार। निबंधकार जो होगा वो प्रस्तुत करेगा। आपने कोई चीज याद कर ली और बता दी, उतने से काम नहीं चला करता। आपको बहुत कुछ करना होता है। यानी लगातार अध्ययनरत रहने के बाद आपका लेखन कर्म में विकास होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निबंध क्या है, निबंध क्या है इस पर थोड़ा गौर कीजिए। तो पहला ही वाक्य आता है, लेखक के विचारों का द्वार है। कितनी शानदार और समझने योग्य बात है कि इसी से हम अगर इसी वाक्य को समझ लें तो पूरे घंटे भर का यह व्याख्यान आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सिर्फ इसी वाक्य से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि धर्म अलग अलग है
यानी रास्ते अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है और ईश्वर तक पहुंचा देते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक वैसे ही मेरा मकसद है कहने का कि जब इस वाक्य पर अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो मेरे मंतव्य तक पहुंच जाएंगे। निबंध एक गूढ़ विधा है और अध्ययन अभ्यास के बाद ही हासिल हो सकती है। फिर जो व्यक्ति बना, जो लेखक कहलाता है, उसके विचार है वो, और विचारों का एक द्वार है, दरवाजा जिसमें से प्रवेश करते हैं। तो बड़े बड़े लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, ये ऐसे नाम हैं जिनके निबंध पढ़ने के बाद कोई काट छांट नहीं कर सकता, कोई चीज को जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, इतने पूर्ण होते हैं वो उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देवदारू जब लिखा जाता है, या अशोक लिखा जाता है, तो अशोक के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, इतना कुछ बता देते हैं कि जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो निबंध के अंदर होता है। तो निबंध में वो लेखक के विचारों का द्वार कहलाता है। हर लेखक निबंध में अपने आप को ही प्रस्तुत करता है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं, अलग अलग विषयों पर, विविध विषयों पर लेख पढ़ते हैं। आप राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर उठाइए, दैनिक नवज्योति उठाइए, जनसत्ता उठाइए, आपको एक लेख रोज मिलेगा। जो लेखक के विचार होते हैं, आप नीचे पढ़ लीजिएगा कि संपादक के नहीं, लेखक के निजी विचार है। यानी संपादक यानी पत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और विचारों से सहमत होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र है, विचार रखने का सबका अपना हक है, इसीलिए लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। तो लेखों को पढ़कर पाठक वैचारिक तौर पर सजग नागरिक बनता है, तो स्वयं लिखकर लेखक भी बन सकता है। आप ये समझ करके कुछ सिद्धांततः हम निबंध के बारे में जानकारी हासिल करें। गद्य कवियों की कसौटी कहा जाता है, तो निबंध लेखन गद्य की भी कसौटी रहा है। निबंध गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, ये मान लीजिए। निबंध ऐसी रचना है जिसमें विचारों का निबंधन होता है, विचार जुड़ करके आते हैं। शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखें तो निबंध नि प्लस बंद प्लस ल्युट, यानी निबंध्यतेनेनास्मिनि वा, ऐसी रचना अर्थ निकलता है, ऐसी रचना जिसमें विचारों का निबंधन हो। किसी विषय विशेष पर आप देखिए कि कई विचारकों ने इस पर विचार किया है, चाहे भारत का हो या यूरोप का हो। निबंध के प्रवर्तक कहलाते हैं फ्रांसीसी लेखक मानतेन। वो मानते हैं, ये मेरी उन्मुक्त कल्पनाएं हैं जिनके द्वारा मैं किसी तथ्य की गवेषणा का दावा नहीं करता, केवल अपने आप को खोल कर रख देता हूं। यानी वही बात है जो हम पहले एक ही वाक्य में आपको बता चुके हैं। दूसरे विद्वान डॉक्टर जॉनसन 2 कदम आगे बढ़ते हुए कल्पना और आवेग को जोड़ देते हैं। निबंध मस्तिष्क की शिथिल विचार तरंग कहते हैं, जो क्रमहीन, अपरिपक्व, अपरिचित और अनियंत्रित रचना कहते हैं। वे इसे चिंतन की अपूर्ण और अनियमित रचना मानते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर उस पर बार बार विचार किया जाएगा उसी विषय पर, तो विचार और आगे बढ़ते हैं, उसका और विकास करते हैं। इस तरह से निबंध का मतलब हुआ आत्माभिव्यक्ति है, यानी व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है किसी विचार को लेकर, किसी समस्या, किसी घटना को लेकर। इस तरह से अंततः ये व्यक्तित्व का एक चित्र है।
लेवी की दृष्टि से निबंध का अर्थ ऐसा लघुकाय शिथिल बंध जिसमें दार्शनिक एवं सामाजिक किसी विषय, वैयक्तिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार किया है। हेनरी मोरले निबंध में वैचारिक विश्लेषण प्रमुख गुण मानना, यानी वो मान करके चलते हैं कि इसमें प्रमुख गुण अगर कोई है तो वैचारिक विश्लेषण है, विचारों का विश्लेषण है। अम्बोर्स कहते हैं कि सामयिक विषय पर हल्के फुल्के लेख कह देते हैं। इनकी बात से ऐसा लगता है कि कभी कभार कोई विषय इस तरह का होता है कि उस पर विचार करना ही है। इस तरह से जैसे रोज प्रतिदिन अखबारों में लेख लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह से नहीं कह सकते जिस तरह से अम्बोर्स कह रहे हैं। या इनका कहने का आशय यह कि सामयिक विषय है और उस पर विचार भी देना है, समय बहुत कम है, तो वो हल्के फुल्के लेख इसलिए कहते हैं कि उसमें ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। बस विचार एक बार उस व्यक्ति का क्या है यह आ जाना चाहिए, तो दूसरे दिन उसकी प्रतिक्रिया दूसरा लेखक देगा। जीपी प्रेस्टले मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति कहते हैं, यानी अंततः व्यक्ति क्या है, व्यक्ति विचारों का पुतला है और यह निश्चल अभिव्यक्ति है, यानी इसमें किसी तरह का छल छद्म छुपी हुई बात नहीं होनी चाहिए। छुपा करके वो नहीं कहेगा, जो भी है उसके अंदर उस बात को वो खुलेआम स्पष्टता के साथ, दावे के साथ, निडरता के साथ लिखेगा। ये लेखक की एक खूबी होगी। पाश्चात्य विद्वान जो मान करके चलते हैं, जो निष्कर्ष निकल के आता है, वैयक्तिकता, काल्पनिकता, वैचारिकता आदि गुण बतलाए हैं, तो दूसरी तरफ असंबद्धता, उच्छृंखलता एवं हल्केपन से युक्त भी लेखों को बताया है। संभवतया अंग्रेजी के आरंभिक निबंधों में ऐसे निबंध रहे हैं, लेकिन हिंदी में निबंधों की प्रौढ़ श्रृंखला रही है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र ने ऐसे निबंध लिखे हैं जो गंभीर, गूढ़ और विचार प्रदान रहे हैं। अब कह सकते हैं कि अगर कोई श्रेष्ठ निबंध है तो उसकी खूबी क्या होगी? कह सकते हैं वह जिसमें विचार ठोस ठोस कर भरे गए हों, यानी कतई गुंजाइश नहीं है हल्के फुल्केपन की। बाबू गुलाब राय के शब्दों में देख लीजिए, किसी विषय का प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता, आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ किया गया हो, यानी उसमें सजीवता भी आनी चाहिए। उसका निजीपन तो होगा ही होगा, ये पहली परिभाषा है। स्वच्छंदता भी होनी चाहिए कि ताकि वो आजादी के साथ अपने विचारों को फैला सके, जहां तक जाना चाहे जा सके। सौष्ठव, सुगठित, सुगठन भी होना है। और संगीतात्मकता, संबद्धता आदि गुण भी जरूरी होते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने निबंध लिखे हैं, और निबंध उस लेख को करना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। आप ये देखेंगे कि हर परिभाषा में विचार मुख्य रूप से आ रहा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक किंतु एक विशेष सौष्ठव, सजीवता, वैयक्तिकता के साथ साथ भावों, विचारों और अनुभव को व्यक्त करता है। सब कुछ आ गया, भाव भी, विचार भी और अनुभव। ये अनुभव एक बहुत गजब की सीढ़ी है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, निबंध कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं।
जिसमें वैयक्तिकता, दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और संक्षिप्त आकार में स्वतःपूर्ण हो, यानी संक्षेपण भी होना चाहिए, विषय का प्रवाहपूर्ण भी होना चाहिए। डॉक्टर दशरथ ओझा, निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है, यानी उसकी लेखक की एक शैली बन जाती है। जिस तरह से वो लिखता है उसकी एक अपनी शैली हुआ करती है। निबंधकार का प्रमुख लक्ष्य व्यक्तित्व को ही प्रकट करना है, विशिष्ट दृष्टिकोण से विषय का प्रतिपादन करना है, और निबंध का मूल तत्व जिसे कह सकते हैं अपील, अपील तो वो करता ही हो। निबंध समग्रतः एक प्रभाव डालेगा और एक अपील होगी उसमें जो वो कहना चाहता है। निबंधकार लेखन में उदाहरण, उक्तियों, मुहावरों द्वारा अपने मंतव्य से पाठक को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। वर्तमान काल गद्य का है, मध्यकाल काव्य का रहा है। वर्तमान समय में कई ज्वलंत मुद्दे रहे हैं। मोबाइल क्रांति, मीडिया, फेसबुक का दौर है। इनका कितना और कैसे उपयोग हो, ज्वलंत विषय है आज। शिक्षा कैसे उपयोगी बने, आम आदमी तक पहुंचे। सीमांत गांव में जो रह रहा है वो बालक भी शिक्षित हो, शिक्षा उसके व्यक्तित्व को कैसे विकास करे। यह भी है कि क्या कोचिंग शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करती है। ऐसे कुछ विषय जिस पर आप गहनता से विचार कर सकते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। विषय की रूपरेखा बनानी होती है। विषय को स्पष्ट करने के लिए पहले थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए। किसी समस्या पर केंद्रित कर लेना स्वयं को और समुचित उदाहरणों से विषय को स्पष्ट कर लेना। शैली, लिखने की शैली होनी चाहिए जो गंभीर हो पर शुष्क नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वाले पाठक को गंभीरता तो दिखे पर शुष्कता नहीं। भाषा में संक्षिप्तता, रोचकता और चुस्ती भी होनी चाहिए। समाहार, विषय वस्तु भाव गुण कला बुद्धि रस शैली का समाहार हो और अंत में जब निष्कर्ष दें, मूल्यांकन करते हुए अपनी बात अवश्य आनी चाहिए। ये कहने का मतलब ये कि जो कुछ लिख दिया गया, दूसरों के उदाहरण भी दे दिए गए, कहावतें मुहावरे भी लिख दिए गए, पर अपना अपना विचार मूलतः क्या है ये स्पष्टता आना चाहिए, जिससे पाठक लेख के विषय पर लेखक के विचारों को भी समझ सकें कि लेखक अंततः क्या कहना चाहता है। निबंध क्या है? किसी भी साहित्य रूप को सर्वांग परिभाषा में बांधना जटिल है। यानी इतनी परिभाषाएं आपने सुन ली, निबंध क्या है, फिर भी यह सवाल उठता है तो किसी भी साहित्यिक रूप यानी निबंध के बारे में सर्वांग परिभाषा आपने सुन ली, पर फिर भी यह जटिल है। इसको बांध लेना किसी एक परिभाषा में, तो कुछ परिभाषा से आगे बढ़ते हैं, यानी विशेषताओं पर गौर किया जाना उचित रहेगा कि विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए विशेषताएं देखते हैं। निबंध में वैयक्तिकता या आत्मनिष्ठता उसका प्राण तत्व है। निबंध में विचारों और भावों की कसावट उसकी आत्मा है। संगठित विचार परंपरा की एकात्मकता एवं अनुवति ही निबंध में प्रौढ़ता प्रदान करती है। निबंध में निबंधकार की स्वच्छंदता में अनियमितता नहीं, उसकी अव्यवस्था में भी एक तरह की व्यवस्था होती है। यानी कहने का आशय ये कि अगर वो कुछ स्वच्छंद हो रहा है, यानी पारंपरिक तौर पर नहीं लगता, उसे स्वच्छंद कह सकते हैं, उसे अनियमितता कह सकते हैं। ये उसकी अव्यवस्था है,
इसमें भी एक तरह की व्यवस्था हुआ करती है कि अंततः उस बात को वो साबित करेगा। निबंध में लेखक की पाठक से निकटता और आत्मीयता आवश्यक है। ये बोध जितना अधिक होगा, निबंध उतना ही उत्कृष्ट होगा। यानी वो निबंध लेखक लेखन करते हुए पाठक से इतनी दूरी बना ले, किस आधार पर? गंभीरता के आधार पर, दार्शनिकता के आधार पर, पांडित्यपूर्ण शब्दावली के आधार पर। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जिसको लोग समझे ही नहीं, तो ये निकटता नहीं होगी, आत्मीयता नहीं होगी। ये निबंध का उत्कृष्ट होने की आवश्यकता है कि पाठक से निकटता बनी रहे। और ये सब होता है तो निबंधकार समाज का सजग प्रहरी होता है। उसका लोक से जुड़ाव जरूरी है। यानी बिना लोक की समझ के, समाज को समझे बिना वो निबंधकार, कलाकार नहीं हो सकता। निबंध में पाठक के मस्तिष्क ही नहीं, हृदय को भी झंकृत कर देने की क्षमता होती है। पाठक को सोचने पर मजबूर कर सके, निबंध में वो क्षमता होनी चाहिए लेखक में। निबंध की खास विशेषता क्या है? निबंधकार की शैली गंभीर व प्रौढ़ होनी चाहिए, लेकिन शुष्क व दुरूह नहीं। शैली में संक्षिप्तता चलेगी तो रोचकता आएगी, भाषा में व्यंग्यात्मकता होगी तो सरलता व चुस्ती निबंध में चार चांद लगा देती है। हम कह सकते हैं हर लेखक का अपना व्यक्तित्व होता है, अपने व्यक्तित्व के अनुसार वो लेख विकसित होता है। उसकी भाषा, उसकी अपनी भाषा और स्वयं की शैली होती है। ये सब आता है लगातार पठन पाठन अध्ययन अध्यापन से, सतत अध्ययन और अभ्यास से। लेखक को एक लंबी साधना की जरूरत होती है, यानी बिना साधना के ये संभव नहीं है। अब हम सिद्धांततः कुछ बातें जान लें जो बेशक इस तरह से निबंध लिखा जाए, ये कुछ तत्वों के आधार पर निबंध के रचना विधान के कुछ खास तत्व होते हैं। वैचारिकता, जिस पर बहुत जोर दिया गया, परिभाषाओं में निकल करके आया। क्या होता है वैचारिकता? वैचारिकता पर ही निबंध का ये सारा भवन टिका होता है। निबंधकार के विचारों और भावों की ही परिणति होता है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरमोत्कर्ष वही हो सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचारों को दबा दबा कर प्रस्तुत किया गया हो। यानी रामचंद्र शुक्ल विचारों पर जोर दे रहे हैं, लिखने की शैली और भाषा पर जोर दे रहे हैं। वैयक्तिकता, इस पर भी हमने बात की, तो चलिए निबंध का दूसरा तत्व है ये वैयक्तिकता। अगर निबंधकार का मूलाधार विचार है तो विचार का मूलाधार है वैयक्तिकता। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने व्यक्तित्व को खासी प्रधानता दी है, और व्यक्तित्व दरअसल कहने से सुनने से नहीं बनता। आदमी शिक्षा अर्जित करते करते लंबी साधना के बाद व्यक्तित्व विकसित हुआ करता है। वो हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। सरदार पूर्ण सिंह निबंध लेखन को अपने मन की मौज कहते हैं। वे आगे बढ़कर निबंध के जनक मोंटेन, निबंध मेरी भावनाएं हैं, निबंध के रूप में मैं स्वयं ही हूं, कुछ ऐसा ही हडसन भी कहते हैं। व्यक्तिगत, हडसन ने एक ही शब्द दिया है व्यक्तिगत। यानी मोंटेन जब भावना कहते हैं तो उस व्यक्ति विशेष की भावना है जो विचार बनकर के आने वाली है। और जब वो कह देते हैं कि निबंध के रूप में मैं स्वयं ही हूं, इसके बाद बचाई क्या कहने के लिए? तब हडसन फिर स्पष्टता कहते हैं कि व्यक्तिगत।
फिर एक तत्व तीसरा है शैली। शैली जिसके बारे में हमने विचार किया। अब देख लीजिए, निबंध पूरी तरह से शैली पर आश्रित है। उत्कृष्ट शैली का आधार है शब्द चयन। शब्दों का कितना ज्ञान है उसे। किसी चित्रण में, किसी के वर्णन में, किसी घटना के बारे में जब बता रहे हैं तो उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए शब्द आने चाहिए। यानी शब्द का चयन करने की भी योग्यता, बुद्धिमता, प्रति उत्पन्नमति उसमें होनी चाहिए। चयन और अद्भुत कसाव, इसके आधार पर ही निबंध सुगठित रचना बनता है। शैली ही निबंधकार का व्यक्तित्व होती है। यानी व्यक्तित्व जिसे कहते हैं वो शैली के द्वारा प्रस्फुटित होता है, दिखाई पड़ता है। बाबू गुलाब राय का मत देखिए कि गुलाब राय ने इस शैली के बारे में लिखा है, क्रम, संगति, संगठन, अन्विति शैली के आंतरिक गुण हैं। शैली में अनेकता में एकता करना वांछनीय रहता है। सार्थकता व उपयुक्त शब्दों की पद मैत्री आदि शैली को प्रसादमय बनाते हैं। मुहावरों व हास्य व्यंग का प्रयोग भी आवश्यक होता है। यानी कहावतें, मुहावरें और हास्य रस या व्यंग का पुट भी अगर दिया जाए तो उससे रोचकता बढ़ती है, पाठक उससे जुड़ जाता है। समाहारता में पाठक व निबंधकार की आंखें समाहार पर ही टिकी रहती। समाहार वैचारिकता, वैयक्तिकता और शैली की समानुपातिकता का दूसरा नाम है। निबंध का एक निश्चित विषय होता है जिसको परिणति तक पहुंचाना निबंधकार का दायित्व होता है। ऐसा नहीं है कि निबंध का विषय रखा, समस्या बड़ी बड़ी रख दी, लेकिन समाहार नहीं कर पा रहे, परिणति तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसा न हो तो न वह लेख और न ही वह लेखक हो सकता है। न तो वह लेख ही बनेगा, निबंध ही बनेगा, और न वह लिखने वाला निबंधकार कहलाएगा। इसका बेहतर, सटीक और अर्थगर्भित होना परमावश्यक है। यानी सटीक भी हो, बेहतर भी हो, अर्थ भी कुछ व्यंजित होना चाहिए, कुछ निकल करके आना चाहिए कि आखिर मकसद क्या है लिखने वाले का। सो लेख की शुरुआत से अंत तक विचार बनते हैं लिखने वाले के। अंततः लेखक अपने लेख यानी निबंध का उचित तरीके से समाहार कर सकता है। निबंध के कई प्रकार होते हैं। जब निबंध इतने सारे लिखे गए, विविध तरह से लिखे गए, अलग अलग विषयों पर लिखे गए, अलग अलग मूड में लिखे गए, तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम गिनाए हैं। बाबू गुलाब राय 4 कहते हैं तो सीताराम चतुर्वेदी 5 वर्गों में बांटते हैं। प्रमुख रूप से अगर कहें तो 2 ही है, वो विषय और अभिव्यक्ति के आधार पर बनते हैं। विषय के आधार पर 2 रूप बनते हैं, विषय प्रदान और आत्म प्रदान। तो निबंध के प्रकार अभिव्यक्ति के आधार पर 4 भेद किए हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। वर्णनात्मक निबंध में निबंधकार वस्तु सापेक्ष रहता है। वह वस्तु को स्थिर होकर देखता है। इसमें लेखक की दृष्टि वस्तु एवं उसके परिचय पर रहती है। देश या जगह से संबंध होता है। इसमें घटना की अपेक्षा दृश्य प्रमुख होता है। वस्तु का वर्णन प्रभावपूर्ण शैली में किया जाता है। वर्तमान काल का अधिक महत्व रहता है। किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ, दृश्य आदि का परिचयात्मक वर्णन किया जाता है। इसमें वर्णन चित्रात्मक और गद्य दृश्यों से परिपूर्ण होता है। ऐसी ही अद्भुत छटाओं से परिपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल।
जो अशोक के फूल पर निबंध लिखा जाता है, दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी का बैलगाड़ी, ये वर्णनात्मक निबंध है। विवरणात्मक निबंध में आप देख सकते हैं इसमें लेखक की दृष्टि विविध वस्तुओं पर जाती है। वह प्रत्येक वस्तु का वर्णन चित्रात्मक शैली में करता है। इसमें प्राय शिकार, पहाड़ की चढ़ाई या कोई भी कष्ट साध्य यात्रा जिसमें कहीं दुर्घटनाएं होने की संभावना, आशंकाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं और साहसिक कार्य, कथात्मकता का अंश ऐसे निबंधों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसमें काल्पनिकता, आत्मकथात्मकता, भावात्मकता और प्रवाहात्मकता होती है, गतिशीलता होती है। वर्ण विषय गतिशील होता है, विवरणात्मक में काल प्रमुख होता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक में कुछ अंतर भी होता है। कैसे है अंतर? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में हम देख सकते हैं। वर्णनात्मक निबंध में प्रायः भूगोल, वातावरण, ऋतु, दर्शनीय स्थल, पर्वत, मेले, तमाशे, सभा, सम्मेलन का वर्णन होता है। विवरणात्मक निबंध में किसी वृत्तांत या घटना का वर्णन होता है। यानी कहने का आशय है कि इसमें क्रियाशीलता और कथात्मकता होनी चाहिए। विचारात्मक निबंध, जिसके बारे में परिभाषाओं में बहुत कुछ सुना है, विचार प्रदान होता है, भाव के बजाय बुद्धि तत्व प्रदान होता है। ऐसे निबंध में साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक व समस्या प्रदान निबंध होते हैं। ऐसे निबंध को गवेषणात्मक, आलोचनात्मक तथा विवेचनात्मक कहते हैं। हेतु भारद्वाज ऐसे ही निबंधों को जो शब्द देते हैं वो एक खंडन मंडन की प्रवृत्ति खास रूप से देखी जाती है। ये सुनियोजित व विश्लेषणात्मक होते हैं। रामचंद्र शुक्ल को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि विचारात्मक निबंध को ही श्रेष्ठ निबंध मानते हैं। ऐसे निबंधों की शैली व्यास तथा समाज शैली होती है। यानी विचारात्मक निबंध होंगे तो उसमें समाज शैली प्रमुख रूप से होगी और भावात्मक निबंध विचारात्मक निबंध से ठीक विपरीत होते हैं। इसमें भावुकता एवं मनोवेगों की प्रमुखता होती है। यह निबंध का सबसे प्रभावशाली रूप है। प्रेम, करुणा, हास्य, वीरता जैसे भावों का चित्रण करने वाले निबंध हैं। ऐसे निबंधों में विचारों की तुलना में भाव अधिक प्रभावी हो जाते हैं, तब ये परिणति में भाव प्रदान हो जाते हैं। हमारे अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो अब देखिए विचारात्मक और भावात्मक निबंध में अंतर कैसे करेंगे। विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन या बुद्धि तत्व होता है। भावात्मक में राग या आवेग यानी भावना होती है। एक में बौद्धिकता अधिक होती है, दूसरे में हृदय हार्दिकता। विचारात्मक निबंध की शैली व्यास और समास होती है। भावात्मक निबंध की धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली होती है। रामचंद्र शुक्ल के ऐसे कुछ निबंध रहे हैं, मनोविकारों पर आधारित लिखे गए हैं। वो सरदार पूर्ण सिंह के मजदूरी और प्रेम, महादेवी वर्मा के निबंध ऐसे ही उदाहरण है। कुछ अन्य निबंध भी होते हैं जिसे हम कह सकते हैं समीक्षात्मक। आजकल पुस्तकों की समीक्षा लिखने की एक परंपरा है। आप अखबार देखिए, साहित्यिक पत्र पत्रिका देखिए, आप जनसत्ता पढ़िए, तो रविवार के दिन किसी न किसी पुस्तक की कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण की कोई पुस्तक अगर आएगी तो उस पर समीक्षात्मक लेख होगा। और साहित्यिक पत्रिकाओं में अच्छा खासा हंस, वागर्त या और बहुत सारी मधुमती जैसी पत्रिकाएं हैं जिसमें समीक्षात्मक निबंध लिखे होते हैं। शोधात्मक
जो शोधार्थी शोध परक लेख लिखते हैं। यात्रा परक लेख का मतलब यह हुआ कि जब कोई इस तरह का कलाकार, साहित्यकार जब यात्रा पर जाता है तो और यात्रा को ही संयोजित कर लेता है तो यात्रा परक निबंध हो जाता है। और व्यंग अगर ज्यादा हो गया है, उनकी शैली व्यंग्यात्मक है तो व्यंग्यात्मक हो गया। संस्मरणात्मक यानी यात्रा की, किसी जगह की, किसी देश की, किसी शहर की, किसी पहाड़ की, किसी व्यक्ति से मिले फिर उस पर लिखने लगे तो वो संस्मरणात्मक निबंध हुआ। इनके अलावा दर्शन, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास व शैक्षिक आदि विषय हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि चलिए ये एक बुद्धिजीवियों के लेख हुए, साहित्यकारों के लेख हुए। अब प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से किस तरह के लेख आएंगे तो समझिए सांप्रदायिक सद्भाव। और हम अक्सर देखते हैं कि ये सद्भाव थोड़ा गड़बड़ाता रहता है कुछ काल में। जातिवाद, जाति प्रथा, प्रदा प्रथा, आतंकवाद, साइबर आतंक जो अब बहुत ऊंचाई पर है, जगह जगह बैंक में से पैसे निकालने गलती से नहीं चला करके, ये साइबर आतंक, बिगड़ता पर्यावरण, घटता जल, बढ़ता संकट, जंगल का सिकुड़ना, जनसंख्या विस्फोट, विकास बनाम पर्यावरण, जनसंख्या का विस्फोट, जंगल का सिकुड़ना, विकास बनाम पर्यावरण। हम देखेंगे पिछले 7-8 साल से हमारे चोटी के नेता अक्सर विकास की बात करते हैं, विकास का दावा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर विकास पर्यावरण की कीमत पर होता है। कोई भी विकास का कार्य, सड़क चौड़ी करना है, कंक्रीट के जंगल खड़े करने हैं तो पेड़ों के जंगल कम होंगे। और आदमी सांस लेने पर ही आदमी बना रहता है। वो सांस, पेड़ रहेंगे, जंगल रहेंगे तो सांस ले सकता है। यानी आज शुद्ध हवा, पानी मुश्किल हुआ जा रहा है। इसलिए विकास बनाम पर्यावरण निबंधों की शैली के आधार पर देख सकते हैं। निबंधों की 5 प्रमुख शैलियां मानी गई है: समास, व्यास, तरंग, धारा और विक्षेप शैली। अब हम देख सकते हैं कि समास शैली क्या कैसे होती है। समास शैली खासकर विचारात्मक निबंध की होती है और इसमें तत्सम बहुल शब्दों का प्रयोग होता है। समास शैली में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देनी होती है, कम शब्दों में अधिक से विचार व्यक्त करने होते हैं। इसमें वाक्य सुगठित, परिमार्जित व अलंकृत होते हैं। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का अनुभव करने से, उदाहरण देखिए, वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल लज्जा और ग्लानि में लिख रहे हैं। व्यास शैली के में क्या निकल के आता है कि विचारात्मक निबंध में समास के अलावा व्यास शैली का प्रयोग भी किया जाता है। ये व्याख्यात्मक प्रभाव छोड़ती है। छोटे छोटे सरस वाक्यों में प्रयोग होता है। विचारों एवं भावों को सहज भाषा में समझाकर लिखा जाता है। सुबोधता एवं प्रसाद गुण मुख्य विशेषता है। ये वर्णनात्मक, विवरणात्मक निबंध में काम ली जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास की शैली रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंध में लिखते हैं: मन की सारी भ्रांति दूर करने वाले देवदार, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। तुम भूत भगवान हो, तुम वहम मिटावन हार हो, देवदार हो। तरंग शैली देखिए। तरंग शैली विचारात्मक व भावात्मक निबंध में प्रयोग होती है जब भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं, तरंग की भांति उठते व गिरते हैं। वह धारा विक्षेप शैली के बीच की स्थिति है। इस शैली का उपयोग पाठक को हृदय को आंदोलित करना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावाकुलता की उखड़ी पुखड़ी शैली कहते हैं। भावना कभी उस वस्तु को पकड़कर चलती है। इसमें भाषा में उतार चढ़ाव जरूरी होता है। उदाहरण, हां तो अब मैं तुम्हारी तस्वीर खींचना चाहता हूं। पशुओं को कच्चा खा जाने वाली जबान और लज्जा ढकने के लिए लपेटी जाने वाली वृक्षों की छालें निबंध
साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। धारा शैली देखिए, भावात्मक निबंध में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। भावों की धारा निरंतर प्रवाहमान रहकर एक गति से चलती है। इसमें भावना का आवेग एक स्तर पर प्रभावित होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। इसके बनने में अनंत काल लगता है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। विक्षेप एवं प्रलाप शैली में उदाहरण के देखिए, इसका प्रयोग आत्मपरक व भावात्मक निबंध में किया जाता है। इसमें भावों की धारा उखड़ी उखड़ी होती है। इसमें तर्क व तारतम्य का भाव होता है। भावमयता मुख्य रहती है। इसमें तीव्रता के साथ साथ रुक्षता भी पाई जाती है। उदाहरण देखिए, भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र के निबंध से हैं। मैं तो असल में इस समय अपने भीतर देख रहा हूं, जहां बिखरे हुए पड़े हैं मेरे ही जीवन के कई पन्ने, जिन पर लिखी है कई बीती घटनाएं, और वे कह रही है मुझसे कि यह देवत्व तेरे मन का भूत है और कुछ नहीं। इनके अलावा अन्य शैलियां भी है, मसलन व्यंग्य, आलोचनात्मक, आलंकारिक, प्रतीकात्मक, बिंबात्मक एवं संवाद शैली। हरिशंकर परसाई के निबंधों में व्यंग्य शैली को देखा जा सकता है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, नारद की वीणा ढेरों उदाहरण है। मोटे आदमियों, रामचंद्र शुक्ल का उदाहरण है। मोटे आदमियों, तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितनी ही ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। यह व्यंग्य परक शैली है। हिंदी भाषा पर कई तरह से निबंध लिखे जा सकते हैं। हम निबंध की सारी प्रक्रिया से गुजर चुके, निबंधों के तत्व, भाषा, शैली देख चुके। अब हम चंद उदाहरण से मैं बात का समापन करना चाहूंगा कि हमारे पास निबंध के कितने ही विषय हो सकते हैं। आप जो सोचते हैं, जिस पर गहनता से विचार करते हैं, या एकाएक कोई संकट आ गया, निबंध बनने लग जाएगा। कोराना क्या है? कोराना कोई नहीं जानता है। कोराना शब्द भी नहीं जानता, लेकिन पिछले 1 साल से कोरोना पर कितने निबंध लिखे जा चुके। आप पत्र पत्रिकाएं देखिए, कितना कुछ लिखा जा चुका है, जिस शब्द के बारे में हम जानते तक नहीं, उस पर ढेरों निबंध लिखे गए। सारे अखबार पटे पड़े हैं। आप कोई सा अखबार उठा लीजिए, सप्ताह भर नहीं जाता कि उसके पहले कोरोना पर एक निबंध। बड़े बड़े विद्वान लिख रहे हैं, सरकारें बोल रही है, कई तरह की रिपोर्टें आ रही है। तो इसी तरह से पारंपरिक निबंध कह सकते हैं, ये यकायक घटना पर आधारित निबंध हुआ और निबंध चल पड़ा। लोगों के विचार चल रहे हैं। अभी किसान आंदोलन चल रहा है। अब किसानों पर कई तरह से 1909 में एक ऐसा आंदोलन हुआ जो लंबा चला। 1909 यानी अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े हुए भारतवासी, और किसानों पर कई टैक्स लगते थे, तो किसानों ने आंदोलन किए। किसानों ने लंबा आंदोलन किया 1909 में, और जब तक किया जब तक उन्होंने मान नहीं लिया, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अब क्या हुआ? अभी किसान आंदोलन चल रहा है, 20-22 दिन हो चुके हैं, सरकार नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट का अभी अभी डिसीजन आया कि वो इस पर निर्णय ले, और तब तक लागू न करें जब तक बात अंतिम दौर में सफलतम रूप में नहीं हो जाती। किसानों का आंदोलन नाजायज नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं कि अभी किसानों पर कई तरह के लेख आ रहे हैं। इस समसामयिक निबंध कह लेते हैं। पारंपरिक निबंधों में हिंदी भाषा पर कई तरह से निबंध लिखे जा सकते हैं। हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा। राष्ट्रभाषा के सामने कई समस्याएं हैं। भारत की एकता
तभी रह सकती है जब उसकी कोई एक भाषा होगी, और वो हिंदी ही हो सकती है। जो कह सकते हैं एक देश एक भाषा होनी चाहिए, जब गांधी जी कह चुके हैं। गांधी जी ने यहां तक कहा था कि अगर मुझे एक दिन का भी शासक बना दिया जाए या मैं तानाशाह भी हो जाऊं इस मुद्दे पर, भाषा तो एक ही होगी और हिंदी ही होगी। राष्ट्रभाषा समस्या पर कैसे चिंतन किया जाए, राष्ट्रभाषा क्या है, इस सवाल से आपको मुठभेड़ करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, इसके आसपास सोचना समझना पड़ेगा। किसी राष्ट्र के लिए भाषा क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ी देर चिंतन कीजिए। कई तरह के विचार आएंगे। पहला विचार कि ऐसा तो नहीं है कि ये पहला देश है जिसकी अपनी राष्ट्रभाषा की बात कर रहे हैं। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा रही है। उदाहरण के लिए चीन की चाइनीज, जापान की जापानीज, जर्मनी फ्रांसीसी। सो भारत की भी अपनी भाषा होनी ही चाहिए। हिंदी भाषा और निबंध, हिंदी की आत्मा, हिंदी की पहचान है। हिंदी की पहचान, हिंदी की आत्मा क्या है, हिंदी की जीनियस है। इस संदर्भ में मैं एक पुस्तक का उल्लेख करूंगा, या संदर्भ ग्रंथ लिखे हुए हैं। आप और भी विशिष्ट अध्ययन करना चाहें तो निबंध नवनीत द्वारिका प्रसाद सक्सेना, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, निबंध वीथिका संपादक शैलेंद्र शर्मा, भूमिका पुरानी मंडी अजमेर, साहित्य शास्त्र डॉक्टर विवेक शंकर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। और एक विशिष्ट पुस्तक है जो आदमी को झिझोड़ के रख देती है। अगर आप हिंदी के बारे में समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, चिंतन करते हैं, लिखना चाहते हैं, हिंदी क्या है, बोली से हिंदी इतनी बड़ी भाषा कैसे बनी, एक देश की भाषा बनने का कुव्वत कैसे पैदा हुई, हिंदी की आत्मा नाम से एक किताब है डॉक्टर धर्मवीर, और ये पहले समता प्रकाशन नया संस्करण आया वाणी प्रकाशन से, आप इसे मंगवा सकते हैं। और ये इतनी महत्वपूर्ण किताब, इतनी जरूरी पुस्तक है कि हम जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा को तह तक समझने में साहित्यिक अंदाज में लिखी गई, शोधपरक शैली में लिखी गई है। कितना शोध किया है। और डॉक्टर धर्मवीर आईएएस रहे हैं, केरला में कलेक्टर रहे हैं, उन्होंने छुट्टी लेकर के कुछ किताबें लिखी है, उसमें से हिंदी की आत्मा एक रही है। धन्यवाद, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा व्याख्यान यहीं समापन होता है।